वेलकम बैक टू माय चैनल मेरे नन्हे भाई बहन। पहली बात, विश यू हैप्पी नवरात्रि टू ऑल, क्योंकि मुझे थोड़ा सा लेट हो गया वीडियो पोस्ट करने में नवरात्रि की वजह से। आज सेकेंड या थर्ड डेट है। सो आज हम पढ़ने वाले वन शॉट वीडियो, अगेन वन शॉट वीडियो। लगातार हमारा 2-3 चैप्टर का जो है, फर्स्ट चैप्टर को छोड़ के फोर्थ तक के चैप्टर सारे क्या है, वन शॉट वीडियो है। इससे पहले आपका सिंथेटिक फाइबर था, उससे पहले का मुझे याद नहीं आ रहा सेकंड चैप्टर। सो फोर्थ चैप्टर आपका क्या है, मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये चैप्टर काफ़ी लाजवाब होने वाला है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और काफ़ी नई नई चीज़ें इसमें आपको जानने को मिलने वाली है। पहली बात, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है? देखो, दो प्रॉपर्टी की बात हो रही है बेसिकली इस चैप्टर में, फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो आप देख सकते हो, जो आप ऐसे महसूस कर सकते हो, उसे फिजिकल प्रॉपर्टी कहा जाता है। केमिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होते हैं जिसे आप केमिकली देखते हो, ठीक है। सो मैं आपको यहाँ केमिकली तो नहीं दिखा पाऊंगी, बट फिजिकली मैं जरूर आपको दिखा पाऊंगी कि क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। लेट्स सी, लेट्स मूव अहेड। पहला है आपका मैलिबिलिटी, ठीक है। पहला क्या है आपका मैलिबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है, पहले मतलब जान लो, क्योंकि लोग खाली नाम जपते रहते हैं, मैलिबिलिटी, डक्टिलिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट इसका एक्चुअली मतलब क्या होता है, substances which can be heat or pressed into shape without breaking or cracking। वो substances, वो चीज़ें जो easily pressed या heat किया जा सकता है किसी भी shape में, बिना उस substance के टूटे या break हुए, without breaking or cracking, ये होता है malleability। एक एग्जाम्पल बता दो भाई, एक एग्जाम्पल बता दो मैम। सो एल्यूमिनियम फॉइल देखा है, मम्मी लंच पैक करके देती है स्कूल्स में आपको, एक एल्यूमिनियम रोटी को एल्यूमिनियम फॉइल में। सो वो एल्यूमिनियम क्या है, ये एल्यूमिनियम क्या है, एक मेटल है, ठीक है। अब वो मेटल जो है इतने पतले थीन में कन्वर्ट हो गया, क्यों? क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी है, अभी हमने पढ़ा मैलिबिलिटी, ठीक है। सो उसकी प्रॉपर्टी है मेटल की, सारे मेटल्स का केस यही होगा। तो उसकी प्रॉपर्टी की वजह से एल्यूमिनियम क्या हुआ, एक थीन फॉइल में इजीली कन्वर्ट हो गया, बिना कहीं टूटे, बिना कहीं ब्रेक हुए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डक्टिलिटी। डक्टिलिटी एक्चुअली क्या होता है, टू ड्रॉन इनटू थीन वायर। वायर्स में आप जब छिलोगे या कहीं देखना, वायर के अंदर एकदम पतला पतला थीन 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 स्ट्रिंग नहीं, तार टाइप का रहता है, तार रहता है। सो अभी है नहीं मेरे पास, वरना मैं दिखा देती। सो क्या होता है, वो बेसिकली एक मेटल होता है, ठीक है। वो मेटल उतने पतले थीन वायर में, काफी लंबा, मतलब वायर कितने लंबे होते हैं आपने देखा होगा शायद अपने घरों में, उतना लंबा, बिना कहीं टूटे, बिना कहीं ब्रेक हुए चला। ये क्या है, एक मेटल की प्रॉपर्टी है। नॉन मेटल्स ऐसा कोई एक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। मैं लास्ट में पढ़ाने के बाद पूरा 6 जो पॉइंट है उसको पढ़ाने के बाद दिखाऊंगी एक एक करके। सो इसे क्या लिख सकते हैं, कॉइल, उसके अंदर जो वायर्स होते हैं वो। सोनोरस यानी साउंड, यानी जो साउंड प्रोड्यूस करता है मेटल्स, वैसा साउंड एक नॉन मेटल्स नहीं प्रोड्यूस कर सकता। कैसे, मैं वो साउंड भी आपको दिखाऊंगी अभी। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। भाई हर जगह लिखा रहता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बेसिकली इसका मतलब क्या है, बेसिकली इसका मतलब क्या है, तो ये देखो इधर, कंडक्टर, कंडक्टर यानी कंडक्ट करना, यानी जो मेटल्स होते हैं उनका जो कंडक्टर का जो एबिलिटी होता है, जो प्रॉपर्टी होता है, वो हीट के केस में और इलेक्ट्रिसिटी के केस में अच्छा होता है, ठीक है, अच्छा होता है। यानी जो मेटल्स होते हैं वो इजीली हीट भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, मतलब एक जगह से दूसरे जगह। अब देखो क्या होता है, किसी बर्तन को देखा है, जब बर्तन गैस पे रखते हैं, कढ़ाई, टोपा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कोई भी चीज़, तवा, उसको जब गैस पे रखते हैं, सो जो बर्निंग पॉइंट होता है वो तो सिर्फ नीचे होता है, बट नीचे होने के बावजूद तो पूरे सरफेस एरिया, इनफैक्ट हैंडल के आगे तक, हैंडल पे प्लास्टिक लगा होता है। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक इज नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट, प्लास्टिक एक बैड कंडक्टर होता है, ठीक है। तो प्लास्टिक से पहले थोड़ा, जस्ट पहले आप ऐसे उंगली रखोगे ना, मत रखना, बता दे रही हूँ, मत रखना वरना जल जाओगे, तो गर्म होगा। क्यों? क्योंकि मेटल है जो आपने गैस पे रखा है, वो एक मेटल है। मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को
इजीली कंडक्ट कर सकता है, यानी पूरी जगह फैला सकता है। वायर के अंदर, अभी डक्टिलिटी हमने पढ़ा, वायर के अंदर मेटल्स होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो इजीली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। क्यों? वायर के अंदर कोई नॉन मेटल्स नहीं रखा, क्यों प्लास्टिक नहीं रख दिया? क्यों? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं हो पाएगा। भाई मैंने इधर स्विच ऑन किया, यहाँ लाइट जलनी है, ये लाइट कैसे चलेगी? इसके अंदर जो वायर है, जो यहाँ से लेके वहां तक कनेक्ट है, उस वायर में एक मेटल है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रॉन पास होता है और जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। सो इस इलेक्ट्रॉन को पास करने का तरीका जो है, पास करने की क्षमता, पास करने की एबिलिटी जो है, वो मेटल के अलावा ना नॉन मेटल्स में है ना प्लास्टिक्स में है। इसलिए इसे क्या कहा गया है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वापस रिपीट कर दूं, देखो भाई साहब, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या कहीं भी गुड और बैड कंडक्टर की बात आई तो ये समझो कि उसके अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि वो किसी भी चीज़ को यहाँ से यहाँ क्या करे, मतलब मूव कर पाए, ठीक है। अब अगर मैं प्लास्टिक लगा दूँ तो यहाँ लाइट ऑन किया, वहाँ तक लाइट नहीं जाएगी मेरी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहाँ जा ही नहीं पाए। क्यों नहीं जा पाए? क्योंकि अंदर प्लास्टिक लगा हुआ है। सेम चीज़ अगर मैं यहाँ बात करूँ तो हीट पूरा गैस पे सिर्फ बर्निंग पॉइंट पे अगर देखो लॉजिकली तो वहीं गर्म होना चाहिए, लेकिन क्या होता है पूरे सरफेस एरिया पे हर जगह क्या होता है, वो यूटेंसिल्स गर्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट है। ज़्यादा चिल्ला नहीं पा रही हूँ, 9 दिन का फास्ट है मेरा, सो थोड़ा सा वॉल्यूम अप कर लेना आप लोग, ठीक है। हार्ड, नॉन मेटल्स के कंपैरिजन मेटल्स जो होता है हार्ड होता है। कैसे, मैं वो भी ये दिखाऊंगी। लास्ट टॉपिक है लस्ट्रस, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी मेटल पे आप लाइट अगर डालो तो उतना अच्छा रिफ्लेक्ट नहीं करेगा जितना अच्छा मेटल रिफ्लेक्ट करेगा। अब मैं एक एक करके एक एक टॉपिक बताती हूँ। पहला साउंड से दिखाती हूँ, साउंड का, ठीक है। पहला, ये एक प्लास्टिक है, एक नॉन मेटल्स है, मेटल नहीं है ये, ठीक है। अगर मैं इस पे ऐसे ऐसे की, आवाज उतना डीप उतना ज्यादा नहीं है, बट वहीं मैं अगर कोई मेटल ले लूं तो उसकी आवाज इसके कंपैरिजन ज्यादा है, अब भाई ये क्या है? ये मेटल का है, ठीक है, इसलिए इसकी आवाज ज्यादा है। ये फिजिकल प्रॉपर्टी इसलिए मैं आपको दिखा पाई। नेक्स्ट कोई और चीज मैं दिखा दूं आवाज करके। ये प्लेट है, सबके घरों में होता है भाई, खाने वाला। आवाज देख रहे हो और इसकी आवाज कंपेयर करो, आवाज नहीं है उतनी डीप, उतनी तेज नहीं है जितनी तेज और डीप इसकी आवाज है, ठीक है। अब आगे क्या, गुड कंडक्टर जो हीट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में आपको इलेक्ट्रॉन नहीं भगा के दिखा सकती, भाई देखो इलेक्ट्रॉन इधर से उधर हुआ। अब लास्ट हार्डनेस देख लो भाई साहब। आई कैन इजीली बेंड इट, कैसे पकड़ूं, देखो आई कैन इजीली बेंड इट, मैं इसको इजीली बेंड कर पा रही हूँ, ठीक है, बट मैं इसको बेंड नहीं कर पा रही हूँ। हो जाएगा, ऐसा नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है, बट उतना इजीली नहीं हो पा रहा है। इसमें मुझे फोर्स जो है, जो ताकत है, ज़्यादा लगानी पड़ रही है इसके कंपैरिजन। ये लो तो इजीली होगा, एक हाथ से मैं इसको कर ली, ठीक है। आगे देखते हैं। लास्ट टॉपिक आपका लस्ट्रस है, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो ये देख लो आप, ये और ये कंपैरिजन करो, ये ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है। पता नहीं आपको वीडियोस में दिख रहा होगा कि नहीं, बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि इसकी रिफ्लेक्शन इसके कंपैरिजन ज़्यादा है। आप भी अपने घरों में ऐसे सामान ले लो और देख लो रिफ्लेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देख लो ये ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है इन कंपैरिजन ऑफ दिस, इसकी रिफ्लेक्शन ज़्यादा है इसके कंपैरिजन। सो ये थे कुछ आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो नाउ अब हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो देखो क्या है पहला, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड्स बना देता है। एक एग्जांपल इसका देख लो, रस्टिंग ऑफ आयरन।
आयरन की रस्टिंग, ठीक है, देखा होगा आयरन पे जंग लग जाता है आपके घर की दीवारों पे, या कहीं आपने देखा होगा अपने लाइफ में क्या लग जाता है, जंग लग जाता है, तो उसी को क्या कहा जाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन। सो अगर रस्टिंग ऑफ आयरन अगर आपको कहीं दिखे ना तो आप तुरंत ये सोचना कि ये क्या है, मेटल है जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, इसलिए इसका क्या हो गया, रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया। एक रस्टिंग ऑफ आयरन का वो दिया इधर मैंने इक्वेशन, 4Fe + 3O2 + 2H2O गिव्स 2FeO3 डॉट, यानी प्रोडक्ट इन H2O, ठीक है। ये चाहो तो याद कर लेना, ना चाहो तो भी कोई बात नहीं है वैसे, हाँ, बट पेपर में पूछे तो एक बार लिख लेना, इससे क्या होगा, आपका इफेक्ट, आपका इंप्रेशन ज़्यादा अच्छा बढ़ेगा, ठीक है। सेकेंड आपका रिएक्शन विथ वाटर है, दे फॉर्म मेटल्स, जब मेटल्स रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ तो क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड नहीं, सॉरी गलत लिख रहे हैं, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस बनता है, ठीक है। जब मेटल्स रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ तो मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। Na एक मेटल है, वाटर H2O एक पानी का पता है आप सबको, रिएक्ट किया तो क्या बना, 2NaOH + H2O। एक्सेप्शन, केमिस्ट्री, एक केमिस्ट्री का टॉपिक है, तो केमिस्ट्री विदाउट एक्सेप्शन इम्पॉसिबल है, यानी कहीं भी आप, मुझे लगता है अपने जीवन भर में जितना भी केमिस्ट्री पढ़ोगे ना आपको ये शब्द हमेशा दिखेगा, इससे दोस्ती कर लो, इससे दोस्ती कर लो, फायदे में रहोगे। सो अब इसका एक्सेप्शन देख लो भाई साहब, आयरन इज लेस रिएक्टिव विथ मेटल विथ वाटर, यानी आयरन जो कि एक मेटल है वो लेस रिएक्टिव है, यानी उसका जो रिएक्टिविटी है वो कम है पानी के साथ, ठीक है। नोट है, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, नॉन मेटल्स जो होते हैं पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, बट इसका भी एक एक्सेप्शनल है, इसका भी एक एक्सेप्शन है, क्या है वो देख लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, सो दैट आई कैन रब, ले लो, हो गया, चलो आगे बढ़ो। आपका अब क्या है, एक्सेप्शन बताने वाली थी ना मैं, हाँ, फॉस्फोरस फॉस्फोरस जो कि एक नॉन मेटल है, जो कि एक नॉन मेटल है, ठीक है, एज पर जब तक जितना अब तक हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग नॉन मेटल्स रिएक्ट नहीं करते, नॉन मेटल्स रिएक्ट नहीं करते ऑक्सीजन के साथ, बट ये एक एक्सेप्शनल केस है, ये एक एक्सेप्शनल केस है कि फॉस्फोरस जो कि एक नॉन मेटल है वो एक्सपोज हो जाता है, एक्सपोज्ड हो जाता है, फॉस्फोरस एक नॉन मेटल है जो कि एक्सपोज्ड हो जाता है, यानी ये रिएक्ट कर देता है एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ और फायर कैच कर लेता है, और फायर कैच कर लेता है, ठीक है। इसी चीज को प्रिवेंट करने के लिए इस फॉस्फोरस को वाटर में स्टोर किया जाता है, वाटर में स्टोर्ड किया जाता है। राइटिंग पे ध्यान ना दें, बातों पे ध्यान दें, वापस मैं समझा रही हूँ, एक्सेप्शनल केस है, इंपॉर्टेंट बात है। फॉस्फोरस जो कि एक नॉन मेटल्स है, एक्सपोज यानी रिएक्ट हो जाता है एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ और फायर पकड़, उसमें फायर कैच हो जाती है, यानी आग लग जाती है, ठीक है। इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए फॉस्फोरस को वाटर में स्टोर किया जाता है, ठीक है। इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए वाटर में फॉस्फोरस को स्टोर किया जाता है। अब देखो एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना भूल गई कि इससे कुछ देर पहले मैंने एक रिएक्शन लिखा था, Na + 2H2O gives 2NaOH + H2, ऐसा कुछ एक मैंने रिएक्शन लिखा था। एक ट्रिक बता रही हूँ क्योंकि केमिस्ट्री में इतने सारे नाम होते हैं ना, मेटल्स के, नॉन मेटल्स के, फिर एसिड का नाम याद करो, इतने सारे नाम हो जाते हैं। सो आपका लोड, आप पे जो प्रेशर है उसको कम करने के लिए एक
तरीका बता रही हूँ। कहीं भी इस ब्रह्मांड में कहीं भी आपको अगर कहीं OH दिख जाए, OH दिख जाए और इधर कोई मेटल या कुछ भी हो, ठीक है, इधर कुछ हो, तो उसका नाम क्या हो जाता है? हाइड्रो ऑक्साइड। हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। यानी ये NaOH है, यानी इसका नाम क्या हो गया? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। क्या नाम है इसका? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। समझ में आया क्या है? समझ में आया क्या? वैसे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दूं कि ये OH के ऊपर माइनस का साइन होता है और ये एक बेस होता है, ये एक बेस होता है। ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज है, आपके सिलेबस में नहीं है, आप चाहे तो उसे पढ़ें या स्किप कर सकते हैं। अगेन एक्सप्लेन कर दूं कि कहीं भी ब्रह्मांड में अगर आपको OH दिख जाए, OH दिख जाए तो उसको हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। किसी भी मेटल के साथ या किसी के साथ भी लगा हो तो उसके आगे उसका नाम रख दो। यानी इधर NaOH है तो Na का नाम सोडियम होता है, Na सोडियम है, तो उधर क्या लिख दिया मैंने? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये नाम मैंने नहीं दिया भाई इसको, ये नामकरण मैंने नहीं किया इसका, ये नामकरण ऑलरेडी साइंटिस्टों ने किया हुआ था। लास्ट टॉपिक बहुत ही प्यारा टॉपिक है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है। नहीं, उससे पहले एक और रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड, चलो उसको देखो फटाफट। रिएक्शन विथ एसिड, ठीक है। अब इसको देख लो भाई, इसको देख लो। अगेन नॉन मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ एसिड। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते हैं, वो रिएक्ट नहीं करते हैं। वहीं पे नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस देते हैं, और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। इसको वर्ड्स में फ्रेम करके लिख लेना, या मैं बोल दे रही हूँ, आप लोग नोट कर लो। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड एंड फॉर्म, मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड एंड फॉर्म्स हाइड्रोजन गैस एंड फॉर्म हाइड्रोजन गैस। इतना समझ में आया? आया इतना समझ में? लास्ट टॉपिक है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मेरे वीडियो के टाइम ही हॉर्न बजाना होता है सबको, कोई बात नहीं, इग्नोर करो, इग्नोर करो। लास्ट टॉपिक है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। बहुतों को काफ़ी कंफ्यूजिंग लगता है, बट एक बार मेरे से समझ लो, एक बार सुन लो इस टॉपिक को, तो आपका इजी हो जाएगा, आपका इजी हो जाएगा, ठीक है। इसको पहले फॉर्मल वे में इसका डेफिनेशन में लिख दूं कि व्हेन more reactive metals displace या remove less reactive metals is called displacement reaction. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। एक बार इसको पढ़ लो, समझ लो, फिर मैं बताती हूँ आगे क्या इसका मतलब है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? व्हेन अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस या रिमूव लेस रिएक्टिव मेटल्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन में जब मोर रिएक्टिव मेटल्स किसी लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करके कंपाउंड में से, कंपाउंड वर्ड नहीं लिखा ना, देखो रिमूव के और लेस के बीच में इधर एक वर्ड आएगा फ्रॉम, कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में से मोर रिएक्टिव मेटल किसी लेस रिएक्टिव मेटल्स को रिमूव कर देते हैं या डिस्प्लेस कर देता है, तो उसी रिएक्शन को, उसी चीज को क्या कहा जाता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहा गया? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक बेहतरीन इसका एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, बेहतरीन इसका एग्जांपल मैं दे दूँ। CuSO4 plus zinc Zn gives ZnSO4 plus Cu। देखो CuSO4 plus Zn gives ZnSO4 plus Cu।
ये एक फॉर्मल तरीका हुआ, ये एक फॉर्मल तरीका हुआ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। इसको नोट कर लो या पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, पहले जो मन में है वो कर लो। अब मैं इसको अपने लैंग्वेज में समझाने वाली हूँ। अब इसको अपने थोड़ा सा इजी कर दो कि भाई इसकी कुछ को तो समझ नहीं आ गई क्या बोल के गई है, ये बोल के क्या गई, मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव, मतलब कौन समझाएगा इसका, अच्छे से समझाओ भाई। तो अच्छे से समझा दे रही हूँ भाई। ये रिएक्शन जो मैंने लिखा उसको रहने दो, उसके अलावा मैं सबमिट रब कर दूँ। अब चलो दो एग्जाम्पल ले लो, दो इंसानों, दो लड़कों का मैं नाम ले लूं, राजू और एक राज, राजू और राज, ठीक है, राजू और राज। अब देखो क्या होता है, इन दोनों को एक कैंडी मिली रहती है, कैंडी, ठीक है, ठीक है, कैंडी मिली, देखो एकदम कैंडी लग रहा है ना, कैंडी मिली। अब क्या राजू जो है काफी पतला सा दुबला सा पिचारा सा बच्चा है, राजू काफी ही पतला दुबला टाइप का लड़का है। वहीं पे राज जो है काफी पहलवान है, काफी पहलवान है, काफी शक्तिशाली है, बहुत कुछ है इसके अंदर, ठीक है, पावरफुल है, बहुत ताकत है, डेली दूध पीता है, ये ना सब्जी खाता है ना दूध पीता है, तो क्या रहेगा, ऐसे ही रहेगा, ठीक है, ये दूध पीता है, हरी सब्जियां खाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सारे न्यूट्रिशंस खाता है, तो ये क्या है, पहलवान है, ताकतवर है, ठीक है। अब क्या होता है, ये दोनों आए कैंडी लेने, दोनों आए कैंडी लेने, राज ने कहा भाई मैं लूंगा, राज ने कहा भाई मैं लूंगा, राजू ने कहा भाई मैं लूंगा, राज ने कहा कि भाई तू क्यों लेगा, मैं लूंगा। इन दोनों में ऐसे ही बातचीत हुई और लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई शुरू हुई तो ये राज ने क्या किया, एक ढुसुम मारा राजू को, और ये वहीं पर ढेर हो गया, ये वहीं पर ढेर हो गया, फिस हो गया ऐसे, फिस, ठीक है। कहानी से वापस सुनो, दो लड़के हैं राजू राज, इन लोगों को एक कैंडी दी गई, दोनों आए उस कैंडी को खाने, राजू ने कहा भाई मैं इसको खाऊंगा, राज ने कहा भाई मैं इसको खाऊंगा, ले दे के एक कैंडी दोनों को कैसे मिलेगी, एक कैंडी दोनों कैसे खा पाएंगे, आधा आधा वाला ऑप्शन नहीं था, आधा आधा वाला ऑप्शन नहीं है, पूरा खाना दोनों को। तो क्या हुआ, ऐसे ही इन लोगों में लड़ाई शुरू हुई, तो राज ने एक ढुसुम मारा जॉन सीना की तरह राजू को, और ये राजू वहीं पे ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ठीक है। अब क्या होता है, ये फिक्स हो गया, तो ये कैंडी किसको मिली, राज को मिली, तो कैंडी राज को मिली। सेम चीज इसमें भी हुआ है, सेम चीज इसमें भी हुआ है। अब देखो क्या हुआ, अब देखो क्या हुआ, देखो क्या हुआ, यहाँ लड़ाई थी SO4 की, यहाँ लड़ाई थी SO4 की, जिसे सल्फेट कहा जाता है, जिसे सल्फेट कहा जाता है, लिख दूं, ठीक है। यहाँ दो लोग थे भाई साहब, एक जिंक थे जिसको Zn कहा गया है शॉर्टकट, एक कॉपर भाई साहब है, एक कॉपर भाई साहब है जिसको Cu से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इन दोनों के बीच में SO4 के लिए लड़ाई हो रही थी, और इन दोनों के बीच में SO4 के लिए लड़ाई हो रही थी। ध्यान दो कि SO4 कोई चॉकलेट नहीं है, SO4 कोई कैंडी नहीं है, और ना ये दो इंसान है। मैं खाली कहानी के लिए वहां को रिलेट करने के लिए बताई, अदरवाइज किसी टीचर के सामने मत कह देना भाई, मेरी बेइज्जती मत कर देना कि भाई ये तो एक चॉकलेट है, ये तो एक कैंडी है, मेरी लाज रख लो, मेरी लाज रख लो, ऐसे कैंडी मत कह देना भाई, ये केमिकल के कंपाउंड का नाम है, हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कैंडी के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो बहुत होगी फालतू की बात है, इस पे ध्यान दो, ठीक है। सो क्या हुआ बेसिकली, इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई, कॉपर और जिंक के बीच में, कॉपर और जिंक के बीच में, ठीक है। यहाँ जिंक क्या था, ज्यादा बलवान था, यानी ज्यादा रिएक्टिव था, यानी जिंक यहाँ ज्यादा रिएक्टिव था, और कॉपर जो था लेस रिएक्टिव था,
इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई, भाई मैं ZSO4 को लूंगा, कॉपर ने कहा भाई मैं लूंगा, तू किस खुशी मिलेगा, तू किस खुशी मिलेगा। इन दोनों में लड़ाई हुई, भाई ये ज्यादा ताकतवर था, ये ज्यादा रिएक्टिव था, ये कम रिएक्टिव था, इसने इसको वहां पे ढेर कर दिया, फिस कर दिया और ये जीता। और यहाँ पे आके ZnSO4 बना लिया, यहाँ पे आके 10D को नहीं Zn4 को ले लिया, मैं यहाँ ZnSO4 ले खाट लिया, कंपाउंड बना दिया। अब ये ध्यान दो कि लेस रिएक्टिव और रिएक्टिव का मतलब एक बार भाई समझा दो, इन दोनों शब्द का एक बार मतलब समझा दो। रिएक्टिविटी की एक सीरीज होती है, रिएक्टिविटी की एक सीरीज होती है, ठीक है, अभी नहीं शायद 8th नहीं 9th 10th में है, 9th 10th में है। सो उस रिएक्टिविटी सीरीज को जब आप देखोगे ना, या गूगल से डाउनलोड फोटो देख लो, उस रिएक्टिविटी सीरीज को जब आप देखोगे ना, तो उसमें कॉपर से पहले जिंक आएगा, यानी जो जिस एलिमेंट से पहले आएगा वो उस एलिमेंट से ज़्यादा रिएक्टिव है, यानी रिएक्ट करने की टेंडेंसी Zn की ज़्यादा है Cu के कंपैरिजन, ठीक है, Zn की ज़्यादा है Cu के कंपैरिजन। सो क्या होगा, वापस देख लो इधर, एक बार वापस समझा रही हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, आपके हायर क्लासेस में भी आपको इस रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। और इसके अलावा 4-5 रिएक्शन और है जो कि इस क्लास में नहीं है बट आने वाले क्लासेस में है, सो उसको भी बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको देख लो। CuSO4 एक कंपाउंड है, एक Zn, ठीक है, इन लोग के बीच में रिएक्शन हुआ, Cu कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है, Zn ज़्यादा रिएक्टिव है। तो एज पर डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो लेस रिएक्टिव को हटा के, रिप्लेस करके, रिमूव करके, डिस्प्लेस करके उसके साथ अपना कंपाउंड बना लेता है, उसके साथ अपना कंपाउंड बना लेता है। एक्चुअली थोड़ा सा नवरात्रि का फास्ट है मेरा ना, 9 दिन का, इसलिए आई गॉट एग्जॉस्टेड, बट कोई बात नहीं, वीडियोस फिर भी बनाने की कोशिश रहेगी जब जब मुझे टाइम मिलेगा। समझ में आया, समझ में आया। लास्ट टॉपिक आपका क्या है, यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मैं ऐसे ओरली समझा देती हूँ। क्रैकर्स होता है, क्रैकर्स दिवाली में देखा है, उसमें नॉन मेटल्स यूज होता है, उसमें नॉन मेटल्स यूज होता है। फर्टिलाइजर, अभी कुछ 2 चैप्टर में लगातार मैंने फर्टिलाइजर चिल्लाया हुआ है, नहीं फर्स्ट चैप्टर में काफ़ी फर्टिलाइजर चिल्लाया हुआ है, उसको खोल के देख लो, फर्टिलाइजर क्या होता है, प्रॉपर डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है, प्रॉपर डेफिनेशन दी हुई है। सो जो फर्टिलाइजर्स में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं वो नॉन मेटल्स होती हैं, फर्टिलाइजर में यूज़ होने वाली चीज़ें क्या होती हैं, नॉन मेटल्स होती हैं। सो आज के लिए बस इतना ही, ये ऐसे आपका ये चैप्टर होता है समाप्त, होता है इसका डी एंड। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं शिप्रा त्रिपाठी बनी रहूंगी आपके साथ अगले वीडियो में। बाय द वे हैप्पी नवरात्रि वंस अगेन सबको, जय माता दी, थैंक यू।